हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा की जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग परेशान हैं कि शायद मैं रिजल्ट से बाहर हो जाऊँ या नेक्स्ट जो भी रिवाइज रिजल्ट पीटी का आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ परेशान नहीं हो और जो भी अभी जो तैयारी का जो आपको समय मिला है फिर से उसमें अपनी पढ़ाई को और से ज़्यादा मजबूत कीजिए, रिवीजन कीजिए और जो भी सब्जेक्ट आपका छूटा हुआ है या फिर जो कमज़ोर है या फिर जो टॉपिक आप समझ नहीं पाए हैं अच्छे से उन सभी को पढ़िए, ठीक है। और पढ़ाई जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती, कभी भी बर्बाद नहीं होता है। आपकी मेहनत जो है वो कभी ना कभी आपको सफल बनाती ही है, इसलिए परेशान नहीं होना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और इसको कहीं से भी इसमें डिमोटिवेट ये मनोबल को अपने गिरने नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं, जनांकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैंने सोचा कि क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है कि जनांकीय लाभांश विशेषकर 2011 के संदर्भ में, तो मैंने सोचा कि 2011 का आपको पहला के डाटा पढ़ना है कि 2011-12 में हमारी स्थिति क्या थी दो जनांकीय लाभांश के स्तर पर। लेकिन अब 10 साल बीत चुका है, तो वो जानने के साथ साथ अभी का भी जो कुछ आंकड़ा अगर है रिसेंटली तो वो भी हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। और इसको मैंने सोचा है कि एक प्रश्न के थ्रू ही, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग के थ्रू ही आपको बता दूं ताकि आपका प्रश्न आंसर भी हो जाए, प्रश्न और उत्तर भी हो जाए और ये टॉपिक भी जो जनांकीय लाभांश है उसकी जो संकल्पना क्या होता है जनांकीय लाभांश वो भी आप समझ जाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि जनांकीय लाभांश क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि एक है, पहला है जनांकीय मतलब कि जनसंख्या से संबंधित जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो होता है जनांकीय। और लाभांश हो गया मतलब जनसंख्या से लाभांश, मतलब अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है कि जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है। ऐसे में जो देश का जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर क्या है दबाव बढ़ने लगता है और कहीं ना कहीं वो व्यवस्था जो है वो चरमराने लगती है। लेकिन अगर हम उस बढ़ती हुई जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी कौशल ये सब अगर उपलब्ध कराए, उनका मानव विकास अच्छे से अच्छे करें, उनके स्वास्थ्य पर, उनके शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, तो ऐसा ये इसका विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इसमें क्या होगा कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स निकल के आ जाएगा वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में आ जाएगा और वो जो है अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसा कि चीन में देखा गया है, चीन जो है विश्व स्तर पर जो है अभी पूरे विश्व में निर्यात का जो है मतलब किसी भी देश में अगर निर्यात सबसे ज्यादा किया जा रहा है तो वो ज्यादातर चीन से ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो है क्या अपना जो ह्यूमन उनका जो रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसलिए वो सस्ते दामों पर बहुत सारे चीजों को बना लेता है। आज पूरा मार्केट जो है वो चीनी वस्तुओं से भरा हुआ है। तो इसका रीजन वही है कि उसने जो अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या, जो इतनी बड़ी मात्रा में विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, उसने अपनी ह्यूमन कैपिटल को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। तो भारत के लिए भी यही स्थिति बनी हुई है, ठीक है, कि भारत जो है अब चीन से भी ऊपर आ चुका है जनांकीय लाभांश की स्थिति में, ठीक है। तो भारत में जो है बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो ये बता रहा है कि अब चीन का जो है जनांकीय लाभांश का जो उनको जो फायदा मिलना था वो अब धीरे धीरे घट रहा है, जबकि भारत का ये 2055 और 60 तक रहने वाला है। तो ठीक है, तो इसलिए इसका ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले समय के लिए भी और अभी हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए भी। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि क्या है जनांकीय लाभांश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है विश्व की दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और तो इसी में जब हम लोग देखते हैं कि पूरी जनसंख्या में
सबसे पहले इसकी क्या परिभाषा है या फिर इसका क्या क्या संकल्पना है कि 15 से जो 64 आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, किसी भी देश की पूरी जनसंख्या में अगर 15 से 64 आयु वर्ग के जो लोग हैं, अगर उनका प्रतिशत बहुत अधिक है और निर्भरता का जो अनुपात है, मतलब निर्भर जनसंख्या, जैसे कि बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, घरेलू महिला हो गई, विद्यार्थी हो गए, ये लोग कोई उत्पादक गतिविधि में नहीं लगे रहते, तो उनको हम लोग वो परिवार के किसी सदस्य पर निर्भर होते हैं अपनी जरूरतों के लिए, तो वो क्या होते हैं, वो निर्भर जनसंख्या होती है। तो जनांकीय लाभांश की स्थिति वही है कि किसी देश में है जो 15 से 64 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसकी प्रतिशतता अधिक हो और उसके साथ साथ निर्भरता अनुपात भी, मतलब निर्भर जनसंख्या कम हो। ठीक है, तो भारत आज इसी स्थिति में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसका लाभ भारत को 2015-16 से ही मिलना शुरू हो गया है और आगे हम लोग 2055-60 तक इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत अभी अगर अपने ह्यूमन कैपिटल को बहुत बेहतर तरीके से अगर यूज कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही हमें, मतलब विश्व स्तर पर जो आर्थिक महाशक्ति बनने में जो हमारे सामने जो एक बड़ा जो मुद्दा है वो ये इसके लिए बहुत सहायक हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि यूएनएफपीए क्या है। यूएनएफपीए ये है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसने भी जनांकीय लाभांश की परिभाषा दी है। इसका कहना है, वो परिभाषा मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो आपको कहीं भी इंटरनेट पर मिल जाएगा। ठीक है, मैं बस बोल के समझा दे रही हूँ कि यूएनएफपीए कहता है कि अगर किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो वहाँ की आयु संरचना, वहाँ का जो की जो जनसंख्या है उसके आयु संरचना में अगर परिवर्तन के कारण, बदलाव होने के कारण अगर उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है, विशेषकर तब जब वहाँ पे जो है कार्यशील जनसंख्या अधिक है इसकी तुलना में जो निर्भर जनसंख्या है उसकी तुलना में जो है कार्यशील जनसंख्या, मतलब कि 15 से 64 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है प्रतिशत में और निर्भर जनसंख्या कम है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, जनांकीय लाभांश की स्थिति कहेंगे। यही कहता है यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन फंड या फिर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ये है एक यूनाइटेड नेशन का ही एक संस्था है, उसकी ही एक संस्था है। अब चलिए आगे चलते हैं। भारत में इसका आंकड़ा अगर हम लोग देखते हैं आयु वर्ग का तो क्या है, क्या दिखता है हमें, हम देखते हैं कि 0 से 17 ये जो आंकड़ा है हम लोग एनएसएसओ के 68 राउंड से लिए हैं 2011-12 में जो हुआ था। ठीक है, एनएसएसओ एक संस्था है जो पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो है सर्वे करती है, सर्वे करने के लिए वो एक संस्था है। तो जब उसने सर्वे किया तो पाया कि 2011-12 का आंकड़ा ये, ठीक है, हमें 2011 के संदर्भ में ही पढ़ना है। तो 0 से 17 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उस समय 2011-12 में वो थे 35.91% में है। ठीक है, फिर 18 से 24 में है 12.7%। फिर 25 से 59 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो है 43.22% और फिर 60 से ऊपर के जो लोग हैं वो है 8.17%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है जनांकीय लाभांश में किन लोगों को ले रहे हैं, 15 से 64 आयु वर्ग के। तो कुछ लोग यहाँ से भी मिल गए, कुछ यहाँ से भी मिल गए। इसका मतलब है कि ये दोनों तो होगा ही, साथ में ये दोनों मिला के लगभग आपका 55% के आसपास हो रहा है। ठीक है, 56% उसके बाद इसमें यानी कि लगभग हमारा 60% जो जनसंख्या है वो जनांकीय लाभांश वाली जनसंख्या है, मतलब कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
हमें क्या आंकड़ा क्या बताता है कि 15 से 59 आयु वर्ग में जो है हमारी जो जनसंख्या है वो 62.5% है। देखिए यहाँ से भी वही लगभग वही आंकड़ा निकल के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग यही देख रहे हैं कि 15 से जो 59 आयु वर्ग में जो है हमारे 62.5 है, ठीक है। और अभी 2020 तो गुजर चुका है, लेकिन 2020 में हमारा जो हमारे पूरे देश की जो औसत आयु है वो कितनी है, वो 29 वर्ष है। जबकि चाइना की क्या है, चाइना की लगभग 37 वर्ष थी। उसके बाद अमेरिका, जापान, इन लोगों की लगभग, जापान की 45 वर्ष थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत में कितनी ज्यादा कार्यशील जनसंख्या है और यूथ जो है, यूथ पॉपुलेशन कितना ज्यादा है। यही यूथ पॉपुलेशन जो है वो देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। उसके बाद एक आंकड़ा कहता है कि 2036 में यह चरम पर होगा, हमारा जो जनांकिकी लाभांश है वो चरम पर होगा, ठीक है, जो कि 65% होगा 2036 में। जबकि जो 2018-19 का जो सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल बजट से पहले पेश होता है, उसमें कहा गया है कि 2041 में जो है हमारा जो जनांकिकी लाभांश का जो प्रतिशत है या जनांकिकी लाभांश की जो स्थिति है वो हमारा चरम पर होगा। तो समझिए कि वहां पर जब चरम पर है तो धीरे धीरे वो अचानक से कम नहीं होगा, वो धीरे धीरे उसी स्टेज में या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। इसका मतलब यही है कि हम लोग 2055 तक तो रहेंगे ही रहेंगे इस स्थिति में। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें हम लोगों को अपना जो मानव संसाधन है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेना है, ठीक है। उनको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब उपलब्ध कराकर। तो आगे चलते इसमें देखते हैं हमारा प्रश्न क्या था कि जनांकिकी लाभांश क्या है। तो जब भी पूछे कि जनांकिकी लाभांश क्या है तो पहले आपकी जो सामान्य समझ है आप सीधे वहीं से शुरू कीजिए कि किसी भी देश की जनसंख्या में 15 से 64 आयु वर्ग की जो जनसंख्या प्रतिशत होती है वही हमारा जनसंख्या लाभांश होता है। साथ में जो निर्भर जनसंख्या होती है वो उसके मुकाबले में, उसकी तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। ये अब उसके आगे आप लिखिए कि UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार उसने जो अपनी परिभाषा जो उसने बताया कि जनांकिकी लाभांश की स्थिति क्या होती है, उसने यही बताया है कि किसी देश के आयु संरचना में अगर कोई बदलाव होता है और जिससे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि वह देश जनांकिकी लाभांश की स्थिति में है। विशेषकर तब जब उसमें जो है जनांकी 15 से 64 यानी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक हो और निर्भर जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कम हो, ठीक है। अब भारत में क्या आंकड़ा है ये दे दीजिए, ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़ा है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंकड़ा आप दे दीजिए। उसके बाद कुछ आंकड़े यहाँ से ले लीजिए, जो 2018-19 का जो सर्वे हुआ था वो आप लिख दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि 2011 के संदर्भ में तो हम लोग देख लिए, साथ में अभी क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ तक आ गए कि जनांकिकी लाभांश क्या होता है हम लोग समझ लिए, मतलब उस जनसंख्या से हमें कितना लाभ मिल सकता है, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है कि देश के आर्थिक विकास में यह किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है। तो लाभांश, लाभ मिलना ही अपने आप में आर्थिक विकास को दर्शा रहा है। तो हमको बताना है कि देश के आर्थिक विकास में जनांकिकी लाभांश किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर एक हम लोग हेडिंग देंगे, आर्थिक विकास जनांकिकी लाभांश का देश के आर्थिक विकास में योगदान या कुछ भी किस प्रकार सहायक, हेडिंग देकर पहला पॉइंट वाइज हम लोग सब देंगे कि कैसे कैसे वो आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। पहला, जनांकिकी लाभांश अगर हमारा ज्यादा रहता है और निर्भरता अनुपात हमारा कम रहता है, तो अगर हमारा जनांकिकी लाभांश ज्यादा है तो क्या होगा, वो जो जनसंख्या है वो उत्पादक गतिविधियों में संलग्न हो जाएगी और जिसके फलस्वरूप हमारा क्या होगा, उत्पादन भी अधिक होगा, ठीक है। उत्पादन अधिक होगा तो हम लोग उत्पादन को ही जीडीपी के रूप में लेते हैं। हम लोग जीडीपी में किसको मापते हैं, साल भर में जो एक वित्तीय वर्ष में जो जितनी भी वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, उनका कुल मौद्रिक मूल्य जो है वही जीडीपी कहलाता है देश। तो वही हो गया। तो हमारा जीडीपी, अगर उत्पादन ज्यादा हो रहा तो हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। आगे चलते हैं।
तो उससे क्या होगा, हमारा जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, राष्ट्रीय आय ये भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय आप लोग सब पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। और जिससे अगर हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आगे जाते हैं, तो ये हो गया आर्थिक विकास में इसका पहला कि क्या इसका योगदान है या क्या, किस प्रकार यह आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पर। तो इसमें क्या है, हमारा जनांकिकी लाभांश जब ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक अच्छी श्रम शक्ति है, और श्रम शक्ति जो ज्यादा होगी तो उत्पादन भी ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो आय भी ज्यादा होगा। और जब आय ज्यादा होता है तो आय में से कुछ खर्च करके और कुछ जो होता है हम लोग बचत कर लेते हैं, और उस बचत को हम लोग एज इट इज रखते नहीं है, ज्यादातर हम लोग किसी निवेश योजना में, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में हम लोग उसको लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि निवेश भी बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो निवेश भी बढ़ेगा। और क्या होगा, फिर अगर निवेश बढ़ेगा तो फिर से नए उपक्रम स्थापित होंगे, नए उद्योग स्थापित होंगे, पूंजी लगेगी और फिर से रोजगार सृजन होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो रोजगार जैसे ही सृजन होगा तो देश की जो है आर्थिक तरक्की होगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा चलते हैं, जनांकिकी लाभांश की स्थिति में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। वो जो जनसंख्या है वो क्या करती है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में संलग्न रहती है, जिससे वस्तु और सेवाओं का जो है उत्पादन बढ़ने लगता है। और जैसे ही उत्पादन बढ़ता है यानी कि आपूर्ति बढ़ती है, तो हमारी जो मुद्रास्फीति जो पहले बढ़ी हुई थी वो संतुलित होने लगती है, मतलब मांग के मुकाबले आपूर्ति भी आ जाती है, जिससे क्या होती है, हमारी मुद्रास्फीति क्या होती है, संतुलित होने लगती है। और संतुलित मुद्रा ही किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, ना कि बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति की दर और ना ही बहुत कम, ठीक है। तो मुद्रास्फीति भी संतुलित होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि वस्तु और सेवाओं का एक सामान्य मूल्य स्तर बना रहता है और धीरे धीरे वो बढ़ता है, ठीक है। आगे अगर मुद्रास्फीति संतुलित रहेगी तो हमारे देश में मांग उस वस्तु और सेवा की तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ विदेशों में भी उस वस्तु और सेवा की मांग बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, ठीक है। तो निर्यात बढ़ेगा तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार। मतलब अगर हम अपने वस्तु और सेवा को दूसरे देशों में भेज रहे हैं या बेच रहे हैं तो उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, जिससे हमारा जो भंडार है वो बढ़ेगा। और जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा उससे हमारा जो क्या है, देश की आर्थिक तरक्की बढ़ेगी, हम ज्यादा सिक्योर हो पाएंगे। अब चौथा है, अत्यधिक जब वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है तो क्या होगा, उस वस्तु और सेवा पर क्या होता है, टैक्स लगता है। जैसे आज जीएसटी लग रहा है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अत्यधिक वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ, इसका आगे मतलब इसका अर्थ हुआ कि हमें अप्रत्यक्ष कर भी ज्यादा मिलेगा। मतलब किसे मिलेगा, हमें नहीं, सरकार को मिलेगा। तो सरकार के पास क्या होगा, राजस्व का जो है वो स्रोत बढ़ जाएगा। अप्रत्यक्ष कर मतलब उसका जीएसटी बढ़ा, जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो सरकार के पास राजस्व बढ़ेगा। राजस्व जब बढ़ेगा तो सरकार उस राजस्व का जो प्रयोग है वो कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में या फिर आधारभूत संरचना के निर्माण में, साथ ही साथ राजकोषीय घाटा जो उसका फिलहाल अभी जो देख रहे हैं, अभी जो स्थिति है उसमें जो बढ़ रहा है, उसको भी वो राजकोषीय घाटा को भी मैनेज करने में उसके लिए बहुत ही सहायक साबित होगा, ठीक है। ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। पांचवा क्या है, ये सभी देखिए ये कुछ मतलब कुछ टेक्निकल या कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा तो नहीं, एकदम बिल्कुल क्रोनोलॉजी में है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जब जनांकिकी जनसंख्या ज्यादा रहेगी, लाभांश उसका ज्यादा रहेगा, ज्यादा प्रोडक्टिव जनसंख्या रहेगी, तो ऑब्वियसली वो उत्पादन गतिविधियों में लगी रहेगी, और उत्पादन ज्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही चीज है, बिल्कुल आसान एकदम है। इसको आपको अपने भाषा में लिखना है। मैंने समझाने के लिए ऐसे एरो मार्क करके ऐसे करके बताया है कि किस तरह सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, शायद दिख रहा होगा। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि कामकाजी महिलाओं, मतलब जब कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है, इसका मतलब कि उसमें कामकाजी महिलाएं भी होगी,
और जब कामकाजी महिलाएं जो होती हैं, जो वर्किंग वुमेन होती हैं, तो अब इसका हमें दोहरा लाभ मिलता है। पहला क्या कि जो कामकाजी महिलाएं होती है उनमें जो प्रजनन दर होता है वो कम होता है। तो जिस तरह से जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर है, बढ़ रही है जनसंख्या धीरे धीरे, तो वो भी नियंत्रित होने लगती है, साथ ही साथ उत्पादन भी बढ़ता है। मतलब कि अगर जनांकिकीय लाभांश की स्थिति है तो कामकाजी महिलाएं भी उसमें शामिल होंगी, और जब कामकाजी महिलाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें प्रजनन दर भी कम होता है। तो इसका हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इसका ये दोहरा लाभ यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद छठा पॉइंट क्या है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अच्छे से पढ़ के सुना देती हूँ। 2025 तक भारत में सबसे बड़ी श्रम शक्ति होगी, 2025 तक, और उसके बाद भी कई वर्षों तक जो है भारत क्या होगा, पूरे विश्व में सबसे बड़ी श्रम शक्ति लेकर सामने उभरेगा। और क्या होगा, पूरे विश्व को भारत जो है वर्क फोर्स जो है वो उपलब्ध कराएगा। जैसे जापान है या बहुत सारे यूरोपियन कंट्री है, वहां धीरे धीरे श्रम शक्ति की कमी होने लगेगी, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या की जो आयु संरचना है उसमें इस प्रकार बदलाव आ गया है कि उसमें जो है वृद्ध मतलब बूढ़ी जनसंख्या जो है वो 60 से ऊपर की जनसंख्या वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, और जो जन्म दर है वो भी बहुत कम है, बहुत कम बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि भारत में सबसे बड़ी श्रम शक्ति होगी, जिससे भारत क्या करेगा, पूरे विश्व में श्रम शक्ति का लाभ उठा सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा आर्थिक विकास में क्या क्या सहायक जो है वो है। अगर आपके मन में भी कुछ जरूर ऐसा आया होगा, या आपके पास भी कुछ आपने भी पढ़ा होगा, तो कुछ आपने लिखा होगा या कुछ समझा होगा, तो उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि इतना मैंने बता दिया तो इतना ही, और इसको अपने भाषा में आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन को लिखने का, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन का जो पार्ट है वो है इसकी चुनौतियां क्या है। ठीक है, अब चुनौतियां क्या है, हमारे पास इतनी सारी जनसंख्या है। ठीक है, अभी तक तो ये सब अभी तक तो जितनी जनसंख्या है वो उतनी कुशल और उतनी दक्ष तो है नहीं। तो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस मानव संसाधन को हम किस प्रकार जो है वो मानव पूंजी के रूप में लेके आए। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग जो पूंजी जो धन होता है, जिस प्रकार हम उसको कहीं निवेश करते हैं तो उससे हमें लाभ मिलता है, उसी प्रकार ये जो मानव संसाधन है उसको हम किस प्रकार से मानव ह्यूमन कैपिटल के रूप में इसको चेंज कर पाए, यही हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, उसमें क्या क्या जो है समस्याएं आ रही है कि इतने सारी जो जनसंख्या है उनमें क्या है, कौशल और तकनीकी ज्ञान की कमी है। तो कौशल और जब तकनीकी ज्ञान की कमी होगी तो किस प्रकार जनांकिकी लाभांश में आ जाएगी, नहीं, वो क्या होगा, वो उल्टा बोझ बन जाएगी देश की अर्थव्यवस्था पर। तो उन सारी जनसंख्या को, उन लोगों को अपने यूथ पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा तकनीकी ज्ञान, कौशल और दक्ष बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, यही हमारे सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार बहुत सारे जो है प्रोग्राम भी लॉन्च कर रही है। और उसने जैसे कि एक आप देख सकते हैं NSDC है सर, हाँ, नेशनल स्केल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है की स्थापना की गई है। इसका काम क्या है कि वर्ष 2022, अब तो 2022 आ गया है, और कोरोना के कारण कुछ जो टारगेट है वो तो पूरा हो नहीं पाया है, लेकिन आगे फर्दर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि NSDC का क्या लक्ष्य है कि 2022 तक क्या था कि 500 मिलियन जो यूथ पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको कौशल और उनका तकनीकी विकास करना। तो हम इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, मानव विकास में कमी। जो हमारे पास जो मानव संसाधन है जनांकिकी लाभांश के रूप में, उनमें शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य हो गया, उनका जो लाइफस्टाइल है, जीवन स्तर है, वो बहुत ही निम्न है। यही कारण है कि आज भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, पूरे वर्ल्ड में 131 रैंक पर। पिछले JPSC के मेंस में ये प्रश्न भी आया था, शायद उस समय भी 130 या 131वें स्थान पर ही था भारत, अभी भी वही है। ठीक है, तो ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर जो जनसंख्या है
वो स्वस्थ नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो कोई भी किसी भी काम के लायक नहीं रहेगा, वो अपना ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर रोजगार विहीन विकास है। हमारे यहाँ क्या देखा जा रहा है कि विकास तो हो रहा है लेकिन उसमें उतना ज्यादा रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो जनसंख्या है वो तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर ली है, ले ली है और कौशल भी है, लेकिन उनको उनकी इच्छा अनुसार उनके पास जो ज्ञान है, जो दक्षता है, उसके अनुसार उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यही कारण है कि रोजगार विहीन विकास हम लोग देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में क्या हुआ कि हम लोग सीधे एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में छलांग लगा दिए और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो गया, जबकि सबसे ज्यादा जो रोजगार सृजन की क्षमता है वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही है। तो वो चीज नहीं हुआ, डायरेक्ट जो है ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर कम हुआ और सीधे सर्विस सेक्टर में चले गए। तो और सर्विस सेक्टर क्या करता है, एक दक्ष और तकनीकी रूप से कौशल जो श्रम शक्ति की डिमांड करता है, जो कि हमारे पास अभी कम है। तो इसलिए हमारे यहाँ रोजगार उतना सृजन नहीं हो पा रहा है। चौथा है गुणवत्तापूर्ण और क्षमता अनुरूप रोजगार का अभाव, जो मैंने भी बताया कि जो उनके पास जो तकनीकी दक्षता है उसके अनुरूप भी रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, और पांचवा है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। हमारा जो वही मैंने जो बताया कि हम लोग का जो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को ले ले, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डेवलप नहीं है, अंडर डेवलपिंग है। लेकिन क्या है, हमारा जो लगभग 50% जो पॉपुलेशन है, जो श्रम शक्ति है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में उस पर निर्भर है। तो जब वो सेक्टर, जबकि उसका जीडीपी में योगदान लगभग 15% है और उस पर जो निर्भर जनसंख्या है वो ज्यादा है, तो ये क्या है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को दर्शाता है। मतलब बैलेंस नहीं है, बिल्कुल संतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो यही हमारी चुनौतियां हैं जिससे निपटने के लिए हमें अपने प्रयास करने होंगे। सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे कोशिशें की जा रही है, बहुत सारे टारगेट हमारे निर्धारित थे 2022 तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कोविड का जो अभी दौर चल रहा था, अभी भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ, हमारे बहुत सारे टारगेट फुलफिल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो वही जो चुनौतियां हैं, और जो मैंने बताया कि एनएसडीसी है, फिर से हेफा है, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, इसकी स्थापना की गई है, जो कि हमारे जो देश के जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है उनके अवसंरचनात्मक विकास और उनमें रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करती है। ये हेफा है, हायर एजुकेशन, HEFA। ठीक है, हेफा, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी। ठीक है, उसके बाद एक और लाया गया था राइज। ठीक है, ये भी चुनिंदा जो शिक्षण संस्थान थे, उच्चतर शिक्षण संस्थान, उनमें 2022 तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का इसमें प्रावधान था, लेकिन शायद वो भी अभी फुलफिल नहीं हो पाया होगा बिकॉज ऑफ कोरोना। तो चलिए, ये हो तो नहीं पाया क्योंकि किसी को नहीं पता था कि स्थिति ऐसी हो जाएगी पैंडेमिक की, लेकिन अब हम इसको फिर आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं और इसमें और अच्छा एक बहुत ही बेहतरीन प्लान लेकर आ सकते हैं, ताकि जो हमारा जो जनसंख्या है उसको आप निष्कर्ष के रूप में आगे आप लोग जो लास्ट पार्ट है उसमें आप लोग निष्कर्ष में लिखें कि हमें ऐसी योजनाओं को फिर से प्लान करना पड़ेगा, रीप्लान करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी जो ह्यूमन मानव संसाधन है उसको हम लोग मानव पूंजी में तब्दील कर सके और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। और यही समय है ये करने का। अभी हमें अभी से ही हमें इसमें लगना पड़ेगा, ताकि जो हमारा जो ये लाभांश का जो काल है वो शुरू हो चुका है। अगर ये धीरे धीरे बीतता चला गया तो फिर ये रुकेगा नहीं, किसी की आयु रुकेगी तो है नहीं, समय के साथ वो बढ़ती जाएगी। तो इस पर हमें तुरंत काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यही है हमारा जनांकीय लाभांश, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये आज से और आज आगे हमारे 30-40 साल से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना और इसको लिखना भी बहुत जरूरी है। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से 40 नंबर में आना चाहिए, नहीं तो 20 नंबर में जरूर आना चाहिए। तो इसको आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग आपको सब कुछ बता दिया है इससे रिलेटेड। और ना सिर्फ ये आपके जेपीएससी मेंस के लिए बल्कि यूपीएससी के लिए, अदर जो भी आप स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, हर स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक हो सकता है आपकी तैयारी में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसको कम से कम लाइक कीजिए, और जो मेरा चैनल है यूराइजी एकेडमी उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के ही नेक्स्ट किसी टॉपिक में। ठीक है, और हाँ, बहुत लोग कह रहे थे कि झारखंड का इकोनॉमिक जो सेक्शन है उसको पढ़ाइए, तो उसको भी मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी, क्योंकि उससे वो भी बहुत लोगों को वो ज़्यादा टफ लगता है, उससे संबंधित जो आंकड़े हैं उससे संबंधित समझ है वो नहीं विकसित हो पाता है, तो उसको भी मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी। कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी इन सबको कंप्लीट करके उसको भी स्टार्ट कर दूं। ठीक है, चलिए।